अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान को इस वक्त काफ़ी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते की सूरत भी तब्दील हो चुकी है। भारत में मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ जाराना पॉलिसियाँ बढ़ती जा रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं रही, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत तो कायम कर चुके हैं, मगर ये बराए नाम हुकूमत है और वहाँ इस्तेहकाम कायम नहीं हो सका, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ने के खदशात हैं। जबकि FATF में पाकिस्तान का नाम बदस्तूर ग्रे लिस्ट में मौजूद है। क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान को तना करने की कोशिश की गई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों ने पाकिस्तान के दौरे मनसूख कर दिए। इसका जवाब तो पाकिस्तानी टीम ने T20 वर्ल्ड कप में खूब दिया। खित्ते की बदलती सूरत हाल में क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त सिमत में जा रही है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है एम्बेसडर नजमुत साकिब साहब को। सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और स्काइप पे हमारे साथ जनरल शोएब अमजद साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा आपकी इजाज़त से जनरल साहब एम्बेसडर साहब से बात शुरू करता हूँ। आप देखें कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और मैंने जिस तरह इंट्रो में बताया कि खारजा पॉलिसी है, उसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी भी है, FATF भी है, अफगानिस्तान के मामलात भी हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? उसमें GSP+ भी है, ठीक है, और उसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अखबारात से या टेलीविज़न रेडियो से हमारे तक नहीं पहुंच रही। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में ठीक कहा कि इस वक्त जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों चैलेंजेस हैं, इसमें इस वक्त जो है वो FATF का अभी पिछले दिनों बात हुई है, तो अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा FATF पे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, FATF पे एक बात हो रही है कि भी 27 पॉइंट थे, 26 पॉइंट हमने कर लिए हैं। पॉलिटिकल मामला चल रहा है, हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, आप बताइए। आर्म ट्विस्टिंग जो है वो तो खैर अमेरिका की भी हो रही है। आप हैरान होंगे कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं, चाइना की आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के ट्रेड और उसके इकोनॉमिक और उसके मिलिट्री चीज़ों पे जो है वो चाइना उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। ट्रेड की जब बात आती है तो चाइना जो है वो आपको पता है, और ख़ासतौर पे जो मकरूज़ मुल्क हैं, अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क है और उसको यानी चाइना को उसने बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं। तो ट्विस्टिंग जो है वो एक आम सी चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप इसके मुतहम्मिल हैं कि नहीं हैं। अमेरिका इसका मुतहम्मिल है, वो किसी भी मुल्क में जाके कुछ भी करके 10-20 साल वहाँ गुजार के आराम सुकून से वापस आ जाएगा। उसके जर्नैल जो हैं, उसका जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो कहेंगे जी हमसे यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, हमने कैलकुलेशन नहीं की थी कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो इस तरह आसानी से चली जाएगी, हमने कैलकुलेशन नहीं की थी कि तालिबान इतनी सूरत के साथ यानी काबिज हो जाएंगे काबुल पे और पूरे मुल्क को उसमें अपना तसल्लुत जमा लेंगे। वो ये गलतियां करके आराम सुकून से बताते हैं जी कि हम देखिए कितने ऑनेस्ट हैं। WMDs की बात होती है, बुश साहब वहाँ पे भेजते हैं अपनी आर्मी इराक में से इतने अरसे रहने के बाद वहाँ से तेल तो निकल के कहाँ गया ये पता नहीं है। तेल निकला लेकिन WMDs नहीं निकले। फिर बुश साहब आते हैं, वो कहते हैं जी कि माफ़ कर दीजिए हमसे गलती हो गई। पाकिस्तान ये सारा कुछ देख रहा है, पाकिस्तान ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी तो गलतियां ना भी हों तो निकाली जा रही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 20 साल अमेरिका, नेटो और ये सारे इत्तेहादी जो हैं ये अफगानिस्तान में रहते हैं। क्या करने गए थे? टू विन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द अफगान पीपल, टू बिल्ड अ नेशन, टू फोर्ज अ नेशन। अच्छा जी, तो 20 साल रहने के बाद आपने क्या किया? ना आप वहाँ नेशन बिल्डिंग कर सके, ना आप नेशन को फोर्ज कर सके, ना ही आप अफगानिस्तान के दिलों और जहनों को और अफगानियों को आप जीत सके। आप वापस आ गए। पाकिस्तान क्या ऐसा कर सकता है? और उसका फिर ये हुआ कि ब्लेम गेमिंग शुरू हो गई। चूंकि पाकिस्तान ने तालिबान को छुपाया, हार्बर किया, सपोर्ट किया, इसलिए पाकिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। चूंकि पाकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान के बिल्कुल कंटिगुअस है, बिल्कुल एडजेसेंट है और वो हमसाया मुल्क हैं, ये पठान और ये सारा हिसाब किताब जो है, ये कल्चर वगैरह, तो पाकिस्तान की ये सारी कारस्तानी है। अब इसका तो हमें पता चलता है, सवाल ये है कि इसका किया क्या जाए। यहां पे आके आपको थोड़ा सा तदब्बुर करना पड़ता है, जज्बात से काम नहीं लेते। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, आप कहते हैं जी आप गलत कह रहे हैं,
आपने यहां यहां गलती की है और हम आपकी बात नहीं मानते और आपने जो करना है कर लें। आधे घंटे के लिए तो आपकी वाह वाह होगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको ख्याल आएगा यार सारी की सारी ट्रेड जो है वो तो अमेरिका से होती है। जब ये आईएमएफ के पीछे अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के पीछे अमेरिका, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अमेरिका मौजूद नहीं है। अमेरिका दुनिया के तमाम ममालिक का हमसाया है। तमाम मालिक का हमसाया है। एम्बेसडर साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूं, जनरल साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जनरल साहब, जिस तरह एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सुपर पावर्स हैं, आप उनके साथ स्टेट अवे टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि आईएमएफ वहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक वहाँ पे है, यूएनओ वहाँ पे है। तो ये जो अफगानिस्तान का मामला हुआ है, उसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, जो सूरत हाल है वो हमारे सामने वाज़ेह है। ये जो आईएमएफ वगैरह हम बात कर रहे हैं, एफएटीएफ, आईएमएफ वगैरह, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं उनके हाथ में, जिनसे कि वो आपको अपने रास्ते पे लाते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं आपसे, उसके लिए आर्म ट्विस्टिंग के ये जराए मौजूद हैं उनके पास, जिससे वो करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। और फिर हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज का पता होना चाहिए। जैसे आपकी इकोनॉमी बड़ी वीक है, आपके गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू अफगानिस्तान की वजह से, तो ये आपकी वल्नरेबिलिटीज भी हैं। इंडिया का बहुत बड़ा है। फिर आपने ये भी देखना है कि अमेरिका के अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं क्या। अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यही है कि वो यहाँ पे अब उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान का अगर कोई उनके लिए यूजफुलनेस है, कोई रिलेशनशिप का कुछ है ताल्लुक, तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से है, क्योंकि बाकी तो हम चाइना के साथ हैं और वो चाइना के खिलाफ हैं। तो आप वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं कि आप उनके कैंप में नहीं हैं अभी। ये तो हो गया एक सिनारियो जिसमें आप बैठे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में से जो डिपेंडेंट है इन मुल्कों के, बड़े मुल्कों के ऊपर इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, या उनकी अपनी जो आप कह लीजिए कि न्यूसेंस वैल्यू है उसके नुक्ता निगाह से, आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से कोई भी शख्स, कोई भी लीडर उठ के अगर अपने मुल्क के दिफा या अपने मुल्क के मुफादात के दिफा के लिए नारा लगाएगा, तो वो यूं समझ लीजिए कि वो डिफाइंस नजर आएगी। और अमेरिका या इस तरह के जो मुल्क हैं वो ये समझेंगे क्या, उनको बड़ा वाज़ेह है, वो आपके मुफादात को नहीं देखते, ना उनको आपके मुफादात उनके लिए कोई वक़्त रखते हैं। उनको सिर्फ ये नजर आता है कि हमारा मुफाद ये है, और ये चूंकि हम इनकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, सो इनको कोई हक नहीं है कि ये अपने मुल्क के मुफादात के दिफा की बात करें, और वो भी बड़े डिफाइंड तरीके से। इनको चाहिए कि ये सिर्फ हमारी बात सुने और जो हम कहते हैं वो करें। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड लाइन ऑफ सप्लाई इस्तेमाल करता रहा। हमारे ही मदद से उसने अफगानिस्तान की सरजमीन पे पांव रखा, लेकिन 20 साल वो भारत को पालता रहा, क्योंकि उसका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे था। उससे इन्वेस्टमेंट करवा के एक बहाना ले लिया कि जनाब इन्होंने इतना पैसा लगाया, लिहाजा भारत अब यहाँ पे उसी का राज होगा अफगानिस्तान में। और आपने देखा कि हमारा कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान की अमेरिका ने कभी परवाह नहीं। हम कहते रहे कि जनाब हमारी ये कुर्बानी है, वो कुर्बानी, उसने कभी जिक्र नहीं। तो ये तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जिन हालात में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो ये हैं कि हमारे मफादात अमेरिका के लिए बेमानी है। हम बड़े लिमिटेड से एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हमारी कुछ थोड़ी सी वक़्त है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे भारत के लिए, इसलिए कि वो उनका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एशिया में। और इसके साथ साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारी अपनी इंटरनल डिसयूनिटी और बाहर का जो इकोनॉमी का इशू है, ये इतना बड़ा है कि हमारे अपने सर्वाइवल का मसला बना। जी, या मैं एम्बेसडर साहब से पूछूंगा, जो हमारी जो सफारतकारी हो रही है, जो फॉरेन, जी, अच्छा जी, यहाँ पे डिप्लोमेसी जो है आपकी वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, पोलाइट और इस टाइप की, कि जहां आप अपना मतलब भी निकालते नजर आए या करें, लेकिन दूसरे को वो डिफाइंस भी नजर ना आए। आपने इतना राग अलापा कि हम ब्रॉड बेस्ड आपसे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं अमेरिका के साथ, उन्होंने घास ही नहीं डाला। उन्होंने कहा जी ये तो बात ही ना करें ना। अब है अगर तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है विद रिलेशन टू अफगानिस्तान। जी, थैंक यू। तो मेरा ख्याल है हमें एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा जो है वो हमें काटेगा।
हमें उसको वो डस जाएगा, हमें उसका जिक्र थोड़ा जरा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। एम्बेसडर साहब, डिप्लोमेसी की बात हुई, आप क्या समझते हैं हमारे जो सफारतकारी इस वक्त हो रही है, हमारे फॉरेन ऑफिस किस तरह काम कर रहा है? क्योंकि आपने सारे बड़े आज़म जितने हैं दुनिया के, तमाम में आपने काम किया, तो हमारी इस वक्त सफारतकारी कैसी जा रही है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा और आपके जितने लाखों और करोड़ों देखने वाले हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एज सच कोई हवा में पॉलिसी नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी होती है डिपिक्शन आपकी इंटरनल डोमेस्टिक सिचुएशन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक मुल्क के अंदरूनी हालात इंतशार का शिकार हैं, वहाँ पे केओस है, उधर की इकोनॉमी कमज़ोर है, उधर के सियासी स्टेबिलिटी जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है, तो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ बातें करने से नहीं ठीक होगी। आप बातें करके देखिए, अगर तकरीर करनी है ना सिद्दीकी साहब, तो मुझे बता दीजिए, किसी यूएन का फोरम दे दीजिए, इंटरनेशनल फोरम दे दीजिए, मेरे से अच्छा बोल कोई नहीं सकता। सवाल जब होगा मेरे बोलने के बाद, वो पूछेंगे जी अच्छा जी ये तो आपने बता दिया, आपके घर में क्या हो रहा है, जरा ये तो बताइए। मैं छोटी सी आपको इधर एक फटाफट मिसाल दे दूं। कनाडा में मैं बैठा हुआ हूं, डिप्टी हाई कमिश्नर हूं, मेरे सामने एक पाकिस्तानी आता है और वो कहता है जी कि फलां जगह पे एक बंदा है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कनाडा से पाकिस्तान में। मैं कहता हूं यार फौरी तौर पे उससे मीटिंग करवाओ। अगले दिन वो पाकिस्तानी मुझे लेके उधर चला जाता है। अब मैं वहां जाके बात बता रहा हूं, उनको कह रहा हूं जी वन विंडो पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट में आपको ये जो है वो बरात दी जाएंगी, आपके जो रिमिटेंस दे भेजनी है वापस भेजनी है, उसके लिए ये। उसने अपना लैपटॉप मेरे सामने कर दिया। लैपटॉप में उसने कहा यार वो तो ठीक है जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये देखिए ये लाहौर है और इधर टायर जला रहे हैं लोग, और वो ये कह रहे हैं कि जी कौन कहता है कि हम लोग जो है वो इंतहा पसंद है, कौन कहता है, तो ये तो इंतहा पसंदी की। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई मैं उस वक्त कहां से डिप्लोमेसी से वो चीज लेके आऊं जो ये बता सके कि भाई ये चीज नहीं हो रही, वो हो रही है। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज और डोमेस्टिक सिचुएशन की रिफ्लेक्शन है, उसकी डिपिक्शन है। अब ये जो आपने एब्सोल्यूट नॉट की बात की ना, जनरल साहब ने भी बड़ी अच्छे तरीके से बताया है। याद रहे कि ये एब्सोल्युटली नॉट मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उधर के किसी प्रेसिडेंट को या फॉरेन सेक्रेटरी को या किसी ऑफिशियल को नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, ये एब्सोल्युटली नॉट जो है किसी प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत का मतमा नजर नहीं बताया गया। नंबर 3, ये कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी कि जिसमें ये आदमी अपनी पॉलिसी बताता है। नंबर 4, कि ये एक आम सा एक इंटरव्यू है, उसमें एक आम सा एंकर है, वो एक आम सी बात करता है फर्जी कि अगर अमेरिका आपसे बेसिस मांगेगा तो क्या आप बेसिस देंगे। अब ये एक सहाफी पूछ रहा है, भाई उधर जवाब देता है मेरा प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है जी कि एब्सोल्युटली नॉट। अब इसका हवा बना दिया गया है। मैं बड़े वसूख से आपको बताता हूं सिद्दीकी साहब और जनरल साहब को भी कि इसका यूं समझिए कि इसको पकड़ के राई का पहाड़ बनाया गया है। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो ऑफिशियली कन्वे होता है और वो टेलीविजन स्क्रीनों पे नहीं कन्वे होता। जब आपने ये कहना हो किसी मुल्क से कि जी हम आपकी इस पॉलिसी से जो है वो नहीं मानते, आपकी पॉलिसी, हमारी शराइत ये हैं, टेलीविजन पे ये बातें नहीं होती। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में और भी कुछ मुल्क इसमें शामिल हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं वो टीवी की स्क्रीन पे नजर आते हैं। एम्बेसडर साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब भी मौजूद है। ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, हमारे साथ माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो है वो अफरात-ए-ज़र का बुरा हाल है। महंगाई से लोग, गरीब लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, बल्कि मिडिल क्लास, सैलरीड पेशा सब तंग है। तो जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसीज़ हैं इकॉनमी के लिहाज से, उनको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है जिससे एक गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, देखें, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई कमोडिटी की प्राइसेस में काफी इंक्रीज हो रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो $85
पर बैरल आपका ऑयल चल रहा है इस वक्त अरब लाइट, जो कि हम यूज करते हैं। इसमें ये भी शक नहीं है कि बाकी कमोडिटीज भी काफी इसमें इसकी वजह से इनमें काफी प्राइस हाइक आया है। मगर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए दो चीजों का है। सबसे पहला मसला आपका ये है कि आपका उन प्राइस हाइक के ऊपर तो कोई बात नहीं है, होना चाहिए, मगर दूसरा जो आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो डिवैल्यूएशन का है। और डिवैल्यूएशन जब आप करते हैं, जब आपकी करेंसी को आप देखते हैं और डिवैल्यू करेंगे, तो ये दो धारी तलवार की तरह आपको हिट कर रही है। एक इन्फ्लेशन की वजह से आपको इश्यू आ रहे हैं और दूसरा डिवैल्यूएशन की वजह से इश्यू आ रहे हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान में, वो बहुत बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है। अब आप आ जाएं दूसरी तरफ कि आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीरियन कंट्री और इकोनॉमी के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपकी फूड सिक्योरिटी क्या है। जब आप देखेंगे और अगर आप फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं और जब आप व्हीट की सपोर्ट प्राइस देने की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्राइस के बराबर आप करते हैं। जब हम शुगर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम जो केन ग्रोवर है उसको शुगर केन के हिसाब से आप बात कर रहे होते हैं। जब आप कॉटन की बात कर रहे होते हैं तो कॉटन की प्राइसिंग ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे जो जारी होती है वो आ रही है। जब आप सब्जियों की बात करते हैं, किसी भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप उसको इंटरनेशनल प्राइस के पैराए में देखे जाए। अशफाक तौला साहब, माजूद के साथ छोटा सा सवाल ले लिएगा कि गवर्नमेंट तो कहती है कि हमारे बम्पर जो है वो क्रॉप्स हो रही हैं, बम्पर क्रॉप्स की वजह से तो फिर हालात तो बहुत अच्छे होने चाहिए, रेमिटेंसेस भी हमें बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से आ रही है जो कि पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक गरीब आदमी को इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, मैं आपको वही कहने लगा था जो आपने इस बात को एक्सटेंड कर दी कि हमारे साथ सबसे बड़ा मसला एक ही है, वो यही है कि ये जो हम देखते हैं, आप जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर हम जब बम्पर क्रॉप की बात कर रहे हैं, जब सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो उस वक्त बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पैराए में हम बात करते हैं कि जी शुगर चीनी बाहर इतने में मिल रही है और पाकिस्तान में इतने में मिल रही है। मगर अगर आप देखेंगे वेजेस की बात जब हम करेंगे और जब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में वेज रेट क्या है, तो उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं देता। इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रॉफिट कमा रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट अपना प्रॉफिट कमा रहा है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस मिल रहे हैं, मगर मार कौन खाता है? अवाम। अगर वही जो आप 20,000 रुपए की मिनिमम वेज है आज आप उसको 35,000 कर दें तो ये अवाम का रोना बंद हो जाएगा। तो ये चीज जब हर चीज बढ़ रही है तो आपको आपके ये आज से मैंने 10 साल पहले एक मीडिया पे ये बात की थी कि हर चीज को तो आप इंटरनेशनल पैराए में देखते हो तो वेजेस को क्यों नहीं देखते? वहां देने का जहां तक ताल्लुक है तो वो हम मेरा ख्याल है हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे सिंध गवर्नमेंट ने अभी 25,000 रुपए किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ इसी तरीके से हमारे, बल्कि 25 भी कम है, मैं समझता हूँ 30 से 35,000 रुपए हमारे मिनिमम वेज होनी चाहिए अनस्किल्ड लेबर। तो ये भी अगर आप मीडिया आवाज उठाए तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा आपके इसमें कि काम हो सकेगा। मगर आप ये देख लीजिएगा, ये महंगाई का रोना तो हर कोई रोता रहे और महंगाई बढ़ती भी रहेगी और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके से ठीक नहीं होती है, मगर महंगाई का रोना रोने वालों को ये भी देखना पड़ेगा, एक एक दुकानदार लाखों में कमाता है, मगर जब अपने एम्प्लॉइज को देने की बारी आती है तो वो नहीं देता। तो ये क्यों नहीं होता? आप एक काम करें, आज जाएं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और चेक करें इनके ईओबीआई और सेसी के रिकॉर्ड। आज आप देख लें आधे से कम एम्प्लॉई होंगे, बल्कि इससे भी कम एम्प्लॉई होगी जो ईओबीआई में रजिस्टर्ड है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो मैं तो ये सवाल करता हूं। जी, मैं जनरल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अशफाक तौला साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप जो गरीब तबका है उनकी सैलरीज इंक्रीज़ करें ताकि वो डे टू डे की जो ज़रूरियात हैं उनको मीटअप कर सकें। ईओबीआई का इन्होंने हवाला दिया कि उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये तमाम, अगर दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, इन चीज़ों को कंट्रोल तो हुकूमत ने करना है। तो क्या आप समझते हैं कि इन मामलात से हुकूमत सही तरह निपट पा रही है? जी, मैं इस पे बात करूंगा, मुझे अगर इजाजत दें 1 मिनट मैं लूंगा। जो हम पिछला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस पे, ये नजम साकिब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये एक इंटरव्यू था जो कि ऑर्डिनरी इंटरव्यू और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो ये कि हमारे मिनिस्टर्स ने इस पे कैपिटलाइज करने के लिए बेशुमार उस पर ट्वीट्स भी किए और उसके बाद बयान देने शुरू कर दिए कि जनाब लीडर हो तो ऐसा जो आंखों में आंखें डाल के बात करे। और फिर ये इंडिया ने भी उठाया और ये एक प्रोपेगेंडा टूल बन गया जो कि अमेरिका में दबा के इसको चलाया गया।
उसकी वजह से इसका एक नेगेटिव फॉल आउट था, वरना ये नहीं। लेकिन अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने जवाब भी देना था, तो जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पे आपके पास बड़ी स्पेस होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट की बजाय प्राइम मिनिस्टर ये भी कह सकते थे कि जी हम जो भी फैसला करना हुआ अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करें। हमारी पार्लियामेंट है, हमारे पास अदारे हैं जो कि इस पे सोच विचार करेंगे, तो हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, या अवाम जैसे भी चाहेंगे हम वैसे फैसला कर देंगे। तो जब अवाम का फैसला होता है, दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं कह सकती कि आप क्यों ये कह रहे हैं। तो हमने मेरा ख्याल है हैंडलिंग भी ठीक नहीं की, और उसके बाद मिनिस्टर्स ने इसको अपने लीडर को उछालने के लिए इसके ऊपर हमें बिला वजह एक गलत सिचुएशन में डाल। अब जहां तक इकोनॉमी का मसला है, और ये हम चाहते हैं कि अवाम को फायदा पहुंचे, तो जिन मुल्कों के अंदर जान होती है, इकोनॉमी में पैसे चार आपकी जेब में होते हैं, वहां तो आप सब्सिडीज वगैरह दे के गुजारा चला लेते हैं, क्योंकि एक सिस्टम अगर इंटरनेशनली चल रहा है और उसमें आपके पास बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है, जैसे आप ऑयल मार्केट से ले रहे हैं और आपको महंगा मिल रहा है, तो आप नेचुरली उसको या तो सब्सिडाइज करें या फिर वही कीमतें हैं। तो वो अवाम की जब आमदन नहीं बढ़ती तो उनकी कुव्वत खरीद से चीजें बाहर होनी शुरू हो, तो फिर वो नेचुरली उनके लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। दूसरी तरफ ये है कि पैसे अगर आपके पास सब्सिडी के नहीं है, तो अवाम की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे। तो जरिया एक ही होता है, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एक तरफ तो आपके लॉसेज हैं कि एक स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं आपकी, उनमें लॉसेज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तीसरी तरफ आपके हुकूमती अखराजात हैं। इन पे तो कोई प्लानिंग हुई नहीं कि हमने पैसा बचाना कहां से। फिर आप IMF में मुंह उठा के चले गए कि हमने सोचा कि $6 बिलियन अगर IMF से ना लें हम, तो हमारे पास क्या जराए हैं जिनके जरिए हम ये 6 बिलियन का एक जो गैप है ये पूरा कर सकें। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि हम 1 या 2 साल के लिए नई कारें मंगवाना बंद कर देते, नए मोबाइल टेलीफोन मंगवाने के लिए 1-2 साल के हम पाबंदी रख लेते, डॉग फूड और चॉकलेट्स और बिस्किट्स और ये जो पनीर हम बाहर का खाते हैं, यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे पे मिलता है, वो अगर 1-2 साल ना आता तो क्या लोग जिंदा न रहते। बात यह है कि जब आपने प्लानिंग की नहीं उन लाइंस पे, तो वो आपके लिए कोई और हल नहीं है। आमदन बढ़ाना बहुत बड़ा एक इशू है जिसको आपको डील करना चाहिए था। उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट बढ़ाना, अनलकीली यहाँ पे कोरोना वगैरह की वजह से इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस में है, और शायद वो मुमकिन ना हुआ हमसे। लेकिन ये बचत का काम तो हम कर सकते थे। जी, यहाँ पे मैं अम्बेसडर साहब से पूछता हूँ कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए ताकि कुछ गरीब आवाम को, सैलरीड पेशा आवाम को, उनको कुछ बेनिफिट मिले। सिद्दीकी साहब, तोला साहब ने और जनरल साहब ने बड़ी वजाहत से बताया है। जब ये बात कर रहे थे मेरे ये सीनियर और मोतबर दोस्त, तो मुझे ख्याल ये आ रहा था कि पाकिस्तान को तकरीबन 72-73 साल से मार्ज़ वजूद में आए हुए हो गए हैं। कोई एक लम्हा, कोई एक साल, कोई एक महीना ऐसा बताइए जिसमें अवाम छलांगें लगा रही हैं, जिसमें महंगाई नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और वो जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है, वो जो क्रिटिकल स्टेज है वो मुझे कोई बताए कब ख़त्म हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, अवाम का अगर आपने ख्याल दिमाग में है ही नहीं, मुझे ये पता है कि अवाम के ये मसाइल हैं, उनके नाम पे मैंने वोट तो ले लेना है, और मैंने जब बात करनी है तो ये करनी है जी, ये पूरे 220 मिलियन अवाम की आवाज़ है, 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। जब मैं असम्बली में पहुंचता हूं या मेरे हाथ में एज अ ब्यूरोक्रेट मुझे ताकत मिलती है, मेरे कलम में ताकत है, तो उस वक्त मेरे सामने ये होता है मेरे बॉस को क्या चाहिए, मेरे प्राइम मिनिस्टर की क्या हिदायत हैं, IMF ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन से क्या आया है। मुझे ये भूल जाता है कि मुझे जिन लोगों ने असम्बली में भेजा है या जिन लोगों ने मुझे इस कुर्सी में सूट पहन के बिठाया है, उन लोगों का मैंने सोचना है। और आप यकीन कीजिएगा सिद्दीकी साहब, कई ऐसी जगह मुझे याद आ गई हैं जहां पे कि हम फैसला कर सकते थे, लेकिन वो जो ऊपर का आपका स्ट्राटा है ना, अमीर तबका जो है, सिर्फ उनकी बात होती है सामने, उनको पता लगता अच्छा जी ये है। अब ये ताजरों का देख लीजिए, इन्होंने, इनसे जब बात की गई कि जी आपने टैक्स देना है, उन्होंने कहा जी हमने नहीं देना। क्यों माने आपके, आप ना दें टैक्स, क्यों आप माने उनकी बात। तो यहां पे कुछ फैसले करने पड़ते हैं सिद्दीकी साहब,
यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। और जनरल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो आपकी इकोनॉमी चलेगी, आप अपने अखराजात को कम क्यों नहीं करते। हमने तो ये सुना कि जी कुछ जो गवर्नर हाउस है वो यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, हमने ये सुना कि टैक्स लिया जाएगा सबसे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम ठीक है, क्या टैक्स लिया जा रहा है? और इसका जवाब अगर नफी में है सिद्दीकी साहब, मैं यानी माफी चाहता हूं, बात लंबी हो गई, अगर इसका नफी में है तो इसका मतलब है कि हम कुछ बातें करने के आदी हो गए हैं और हमें ये भूल गया है कि ये जो गरीब तबका है, ये जो अवामुन नास हैं, अब तो मुझे लगता है गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। एम्बेसडर साहब, ब्रेक का इनका क्या होगा? ब्रेक का कुरा फिर आपकी गुफ्तगू के दरमियान ही निकला है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। एम्बेसडर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा जो आप ब्रेक से पहले कर रहे थे। बस यही है कि इकोनॉमी की, जहां तक हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात है, तो एक वो चंबे की बात नहीं है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया भर में कोविड आ गया या बहुत सारे मसाइल आ गए। हम ये तो देखते हैं कि कोविड में इकोनॉमी को ठीक तरह से नहीं देखा गया। हमें थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि कोविड को हमने किस तरह से हैंडल किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत ऊंचा है, उसमें पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज में आपकी मिसालें दी जा रही हैं कि आपने जो जो इकदामात लिए, ये बिलियन ट्री वाले या सरसब्ज बनाने वाले, उधर से जो आपके यूके के हैं आपके वजीर आजम, उधर से लेके और MBS तक सऊदी अरेबिया में ये अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तो जब आप बात करें तो आप जरा थोड़ा बैलेंस्ड आपकी बात हो। आप सिर्फ ये कि चूंकि ये फलाने आदमी है इसने तो गलत बात, इसकी अच्छी बातें भी देखने वाली हैं, देखी जाएं। इकोनॉमी की जहां तक बात है तो ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें आपके ताजिर आते हैं, इसमें आपका आजिर आता है, इसमें आपका एम्प्लॉयर आता है, इसमें आपका एम्प्लॉई आता है, इसमें आपके तमाम घरों में चलने वाले पंखे, तमाम घरों में जो जलने वाली बिजली है वो आती है। तमाम अवाम को इसका देखना पड़ेगा, तमाम अवाम को इसका आखिरी बात कि इसमें हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी देख के उसको पूरा करना, अपनी अपनी जिम्मेदारी देख के तमाम को पूरा करना पड़ेगा। आपने इक़दामात की बात की जनरल साहब, जब इक़दामात की बात आ रही है तो जो फेटफ है उसकी बड़ी एक कन्फ्यूजन है, आवाम को नहीं समझ आती कि ये क्या मामला चल रहा है और उसकी वजह से भी हमारे मुआशी हालात बेहतर नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली कॉशियस होते हैं कि हम इस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करें ना करें। तो फेटफ के ऊपर क्या आप समझ रहे हैं कि कोई सियासी दबाव हमारे ऊपर है या वाकई जो है हम कोई जो उनके पॉइंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे? जी जनरल साहब। देखिए, हमने कहा था कि FATF जो है ये टेक्निकल नहीं, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन पे चलता है। फिर यहां आपने देखा कि अब जब ये उसका इजलास हुआ तो जो मिस्टर प्लायर है, जो इसका हेड है इसका FATF का, उसने स्टेटमेंट दी कि ये कहना गलत है कि हमने भारत के दबाव में ये कहा और ये कोई ऐसा अदारा नहीं है, पॉलिटिकल इसकी साइड कोई नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये काम करता है। इस शख्स को शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए, इसको डूब मरना चाहिए था। भारत में तो भारत के अपने फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने पाकिस्तान को रखा, इसमें रखवाने में हमने काम किया, हमने मेहनत की, इनको अंदर उसमें रखवाया। फिर अपने गिरबान में नहीं देखा इन लोगों ने कि 27 पॉइंट दिए जो हम 3 साल तक लेके उन पे काम करते रहे। जब इन्होंने देखा कि 27वां नुक्ता भी पूरा होने वाला है तो 5 और पकड़ा दिए, आपको 34 पॉइंट बना दिए। अब वो आपके इंटरनल वर्किंग के ऊपर, आपके जुडिशियल सिस्टम के ऊपर अब उन्होंने पांव रखा हुआ है कि जी सजाएं दिलवाएं। अब एविडेंस किसी का है नहीं है, उनकी खुशी के लिए आप सजाएं दिलवाएं, तब वो अब उनका मामला पूरा होगा। ये वो चीजें हैं जहां हमें समझना होगा कि कंप्लायंस अपनी जगह पे, लेकिन देयर हैज टू बी ए लिमिट। आप अगर इस तरह, आपको चैलेंज करना चाहिए था कि ये 3 साल आपने 27 पॉइंट पे हमें रखा, 5 किधर से आ गए, लेकिन हमने नहीं किया। नतीजा ये कि अब 34 के चक्कर में पड़ गए। जिस दिन 34 पूरे हो गए और आपने अपने लोगों को हाफिज सईद जैसे जिन्होंने किया कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को भी आप अंदर बंद करके सजाएं दे दें और अपने मुल्क में अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर लें, तो उसके बाद फिर वो आपको 4 और पॉइंट पकड़ा दें तो आप क्या करेंगे? ये वो चीज है जहां आपने एक तो वो लेना स्टार्ट। दूसरी बात ये है कि आपने शवाहिद
मुहैया किए भारत के बारे में। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने के भारत के 44 बैंक्स आइडेंटिफाई किए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जिनके बड़े मशकूक किस्म के उनके ट्रांजैक्शंस हैं, और उनमें बाज का उन्होंने कहा जी कि इतने मशकूक हैं कि वो लगता है कि इन्होंने टेरर फंडिंग की है। वो पाकिस्तान ने तो नहीं निकाला था, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला। क्यों नहीं उस पे इन्होंने देखा? तो पाकिस्तान को केस बिल्डअप करना चाहिए। और ये जो आपके अभी जो पार्टनर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, चाइना वगैरह, ये वो, इनसे बड़ी गहरी मशावरत होनी चाहिए। उनको ये इन चीजों पे हमें कायल करना होगा ताकि हम अकेले ना वहां पे शोर मचाते नजर आए, हमारे साथ कुछ लोग हों। एम्बेसडर साहब से पूछते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसको बिल्डअप किया जाए, अपने केस को अपने उन्होंने उठा के दोस्तों के साथ मिलके, जिस तरह जनरल साहब ने कहा टर्की के साथ मिलके, अपना चाइना के साथ मिलके, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पॉलिटिकल एंगल इसका होता है, इसी के जरिए आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, लेकिन ये सारा कुछ ऐसा नहीं है, सारा कुछ सियासी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो बकौल न्यू दिल्ली ने ये किया और ये सारा हुआ। ये जो टर्की को अभी डाला गया है बीच में, ये जो जॉर्डन को डाला गया है, ये जो माली अभी आया है इस पिछली मीटिंग में, इनको ग्रे लिस्ट में किस इंडिया ने डलवाया है बताइए? चाइना को किसने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है बताइए? जापान को ये कौन कह रहा? अब आप हैरान होंगे सुन के कि जो कैटेगरी, असल में ये ग्रे लिस्ट जो है ना, ये एक यूं समझिए कि स्लोगन है, एक आम बोलचाल की है। उसमें इसकी कैटेगरीज बताई हैं फैटफ ने कि जिसमें एक्सपेडाइटेड आपका फॉलोअप है और खाली फॉलोअप है। हम एक्सपेडाइटेड फॉलोअप में थे, इसके इस बुनियाद पे जो हमने किया, ये जो 34 पॉइंट हैं, अब हम वो एक्सपेडाइटेड का लफ्ज काट दिया गया है। मैं हैरान हूं कि मीडिया में ये लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं, सही तरह से क्यों नहीं बताते कि देखिए